हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, जिसमें हम लोगों ने 6 टेस्ट तक देख लिया है। आज जो है 7 को देखेंगे। 7 बेसिकली इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी पेपर काफ़ी टफ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, बेसिकली हमारे फैक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो उसी मेरा मेरा एक कोशिश है। और अगर आपको लाइक पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में मीना मीना को केवल बुआई और कटाई की ऋतु के दौरान ही खेतों में काम मिलता है। वर्ष के शेष समय में गैर कृषि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वह किसी लाभकारी कार्य में संलग्न नहीं रहती। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो बेसिकली ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, मौसम विशेष में वो बेरोजगार रहती है। ठीक है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा हो लेकिन उसे काम न मिल रहा हो। बेरोजगारी को उसके स्वरूप के आधार पर मौसमी, संरचनात्मक, चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत की जनगणना रिपोर्ट और श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के किसी विशेष मौसम के दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पे चलते हैं। सुर्खियों में देखी गई एआई किरण क्या है? तो बेसिकली एआई किरण जो है महिलाओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक जीवंत बहुकार्यात्मक एआई समुदाय बनाने की एक पहल है। ठीक है, बेसिकली ये भारत सरकार ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एआई किरण पहल की शुरुआत की है। ठीक है, एआई किरण में मेंटरशिप, वित्तीय सहायता तक पहुंच और ब्लॉकचेन सत्यापित पहचान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और संधारिता जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक जीवंत बहुक्षेत्रीय एआई समुदाय का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्या कहता है? प्रायः सुर्खियों में रहने वाला फ्रेम 2 मिशन क्या है? तो फ्रेम 2 मिशन बेसिकली स्पेस एक्स जो एलन मस्क का एक मिशन है जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी में मशरूम की कृषि शामिल है। ठीक है, तो ये मशरूम की खेती की बात कर रहा है। ठीक है, स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। ओके, मिशन है जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, जैसे स्पेस में जो है ग्रेविटेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी नहीं होता है, माइक्रो ग्रेविटी में मशरूम की खेती करना शामिल है। तो ध्यान रखना, फ्रेम 2 मिशन पूछ सकता है ऐसे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में देखा गया केप टाउन अभिसमय क्या है? तो केप टाउन अभिसमय बेसिकली यह एक संधि है जो वायुयान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसे उच्च मूल्य वाले परिसंपत्तियों के आधार पर वित्त पोषण एवं पट्टे लीजिंग को सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये बेसिकली राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य इसे केप टाउन अभिसमय बेसिकली मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हितों का अभिसमय और वायुयान उपस्कर विशिष्ट मामलों में प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाना है। ठीक है, केप टाउन बेसिकली एक अभिसमय है। ठीक है, संधि है वैश्विक या वायुयान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी जो मैंने बताया उच्च मूल्य वाली परिसंपत्तियों को पट्टे लीजिंग पर देने वाले पक्षों को भुगतान में चेक की स्थिति में अपनी परिसंपत्तियां वापस लेने का अधिकार देती है। ठीक है, तो ये इसका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। पूछ रहा है कि देशों में से कितने बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो इसमें पहले एक नज़र में देखो कि कौन नहीं है। तो मलेशिया का काट दो, मलेशिया नहीं है। थाईलैंड है, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इसके साथ म्यांमार है। ठीक है, भूटान है। तो 5 यहाँ हो गए, दो दो और हैं इसके साथ।
भूटान और म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। तो 7 देश हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 देश हैं, तो इसमें 5C इज द करेक्ट आंसर हुई। बिमस्टेक बेसिकली जो है, जो अभी हाल फिलहाल में 2025 का बिमस्टेक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, बैंकॉक में हुआ है, ठीक है, बैंकॉक में हुआ है। और जो है इसे कब स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग सारा फैक्ट देखेंगे। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो ऐसे पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन, पहले स्थापक में 4 सदस्य थे इसके, भारत था, बांग्लादेश था, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, इस समय 7 हैं, तो ये सब ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो जो है बनारसी सहनाई, बेसिकली कहाँ की, बनारस की, बनारसी तबला ये भी बनारस का है, वारंगल चपाता मिर्च ये उसको भी जीआई टैग मिला, और ये कहाँ का है, 3 नंबर का, ये तेलंगाना का है, तो ध्यान रखना, वारंगल, वारंगल बेसिकली तेलंगाना में ही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं। 7 पूछ रखा है कि जो है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना प्रारंभ किया है, इस संदर्भ में विचार करना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रकार और स्रोत, ओके, ये पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन कौन है, ब्लैक कौन है और पिंक कौन है, ठीक है, तो ब्लैक तो कोयला ही होगा, ये सही है, ठीक है। दूसरा जो है ग्रीन हाइड्रोजन कौन होता है, तो ग्रीन जो है इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन विभाजित किया जाता है, ठीक है, उपयोग जैसे नवीकरणीय बायोमास गैसिफिकेशन जो है ग्रीन हाइड्रोजन में आता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बायोमास गैसिफिकेशन से भी किया जाता है, ठीक है, तो बायोमास से, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे, बायोमास से, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो है पिंक, पिंक क्या है, तो पिंक जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये भी ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनर्जी पिंक को कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। और ब्लैक या ब्राउन, यहाँ ब्लैक के जगह पर ब्राउन भी रहता तो भी आप जो है कोयला को मारते, ठीक है, कोयले को। और जो है टर्निस, टर्निस अगर होता तो वो जो है मीथेन को होता, ठीक है, येलो होता तो सोलर, येलो होता तो सोलर, ये ध्यान रखो, सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोलर होता, वाइट होता तो फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं उसमें जो है वाइट हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, तो ये सब था, काफी इंपॉर्टेंट था। ब्लू होता तो, ब्लू क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी इज द करेक्ट, एक केवल सही है सेकंड नंबर का। नेक्स्ट मूव करते हैं, 8 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्या कहता है, 8 क्या कहता है, उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल संरक्षण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया है। सिमलीपाल किस किस कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है, सिमलीपाल में कौन कौन सा चीज़ है, तो बेसिकली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर है, हाथी रिजर्व है, ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, ठीक है, स्पेशल बनाता है, ओके। ये माव के अंतर्गत भी आता है, तो ये बायोस्फीयर जो है माव के अंतर्गत आते हैं। भारत में इसमें कितना है, 13 है, 18 बायोस्फीयर है, जिसमें 13 जो है माव सर्टिफिकेट है यूनेस्को के, तो ये भी फैक्ट याद रखना, माव जो है यूनेस्को का एक सर्टिफिकेट है, माव, मॉड नहीं माव, ओके। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 क्या है, भारत में ब्लू श्रेणी उद्योग के संदर्भ में है, ठीक है, तो ब्लू उद्योग क्या है बेसिकली, तो जो है ब्लू उद्योग इसमें घरेलू या पारिवारिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं हैं, यस। इसे 2017 में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्रस्तुत किया, नहीं, ये 2025 का है, ठीक है, ये भी हाल फिलहाल का है।
तो ये जो है गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें सही कौन है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, सैन्य अभ्यास और भारत के भागीदार। इकोनॉमिक्स का है लेकिन करंट भी काफी है, आगे चल के इकोनॉमिक्स के दिखेंगे क्वेश्चन। तो जो है डेजर्ट फ्लैक्स 10, ठीक है, यूएई से है, यस ये सही है। ऑपरेशन अटलांटा, तो ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट डस्टलीक उज्बेकिस्तान से, तो एक और तीन सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 11 नंबर पे चलते हैं। 11 क्या कहता है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्षा बेसिकली भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के भूमिगत रणनीतिक नौसेना बेस परियोजना है। ठीक है, तो कौन सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत आईएनएस वर्षा 2026 तक, आईएनएस वर्षा जो है 2026 तक तैयार होगा, तो ये ध्यान रखना, पनडुब्बी। ओके, यह बेसिकली एक गुप्त नौसेना परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। अर्थात यह एक भूमिगत रणनीतिक नौसेना बेस परियोजना है। इसका उद्देश्य परमाणु चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बेड़े को सुरक्षित रूप से तैनात करना है। ठीक है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 12 नंबर पे चलते हैं। अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण की कानूनी और नीतिगत रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 12 नंबर का जो है ई वी चित्रैया मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी। यस, ठीक है, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो एससी जो सोसाइटी है शेड्यूल कास्ट में उप वर्गीकरण किया है। नहीं, तेलंगाना पहला स्टेट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के जजमेंट में जो है, इसमें एक सही होगा। अब आगे देखते हैं, 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 7 जज के बेंच में, और कहा था, केस था पंजाब राज्यों बनाम बनाम दविंदर सिंह और अन्य बात। 2024 में निर्णय लिया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा आरक्षण प्रदान करने हेतु तो अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, तो जो है इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 का सी। 13 का सी 2019 में लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत है। इस संदर्भ में लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो है उपाध्यक्ष का पद भारतीय संविधान में उल्लिखित है। यस, दूसरा, संविधान में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। यस, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली 2019 में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना ये एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चयन का उपबंध करता है। ठीक है, तो 93 ध्यान रखना, किससे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर को देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यस, योजना लघु व्यवसायों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध कराती है। यस, दूसरा, मुद्रा योजना में लघु व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। नहीं, प्रत्यक्ष ऋण सुविधा नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिकली इसमें मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म उद्योगियों या व्यक्तियों को ऋण प्रदान नहीं किया जाता। इसकी उपेक्षा या बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है जो बदले में पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। इसलिए मुद्रा मध्यस्थों के माध्यम से संचालित होती है और इसमें प्रत्यक्ष ऋण देने की सुविधा नहीं है। ठीक है,
तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 का बी। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है ये प्रतिवर्ष गणतंत्र के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यस पहला सही। दूसरा जो है यह उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है जहां जन सेवा का तत्व शामिल होता है, यस। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही श्रेणी में एक से अधिक पुरस्कार, पद्म पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, नहीं। ठीक है, तो जो है ये गलत हो गया, केवल दो दो ऑप्शन इसमें सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 पर चलते हैं। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो ये है जो है ये बम परमाणु संलयन अभिक्रिया प्रारंभ किए बिना उच्च तापमान वाले विस्फोट उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं, यस। ठीक है, दूसरा क्या है, या गैर परमाणु हाइड्रोजन बम की विनाशकारी प्रकृति के बाद कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स के तहत इसका उपयोग प्रतिबंधित है, नहीं। परमाणु हथियारों की तरह ही गैर परमाणु हाइड्रोजन बमों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो है ये ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 पे चलते हैं। 17 क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में भारत का पहला गहरा जल ट्रांसशिपमेंट पत्तन बनाया गया है। ठीक है, तो जो है केरल में बनाया गया है, उसका नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंझिम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी के आसपास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, मोदी जी गए थे इसको इनॉग्रेशन में, वैसे वहां लेफ्ट की सरकार है। अगला जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में, बसवेश्वर के बारे में। ठीक है, तो ये किस सदी में थे, 12वीं सदी में थे। ठीक है, 12th सेंचुरी में थे, तो ये ध्यान रखना है। बेसिकली जो बसवेश्वर जी महाराज थे, ठीक है, इन्होंने जो है जो अपना हिंदू समाज था उसके ट्रेडिशन से हटे थे, और ये ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सर्वोच्चता का वो है उसको नकारे थे। ठीक है, ब्राह्मण सुपीरियरिटी को इन्होंने जो है नकारा था। बसवेश्वर को लिंगायत परंपरा का संस्थापक कहा जाता है, यस। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में कायक अथवा गरिमापूर्ण शारीरिक श्रम के विचार का समर्थन किया था, यस। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का भी समर्थन किया था, यस। तो जो है इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है 3, सभी सही हैं। ठीक है, इसमें फिर 19 पे चलते हैं। बेरोजगारी की माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपागमों के संदर्भ में। ठीक है, तो जो है तो पहला चलते हैं, बेरोजगारी की माप के लिए सामान्य स्थित उपागम, सामान्य स्थित उपागम के तहत सर्वेक्षण तिथि से पहले के 7 दिनों का, 7 दिनों के संदर्भ अवधि का उपयोग किया था, नहीं 7 दिनों का नहीं, 300 पहले के 365 दिनों का लिया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, बेरोजगारी के माप के लिए वर्तमान दैनिक स्थित उपागम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, के तहत सर्वे तिथि में पहले 7 दिनों के प्रत्येक दिन को संदर्भित अवधि के रूप में उपयोग किया जाता है, यस। दूसरा है, बेरोजगारी की माप के लिए सामान्य स्थित उपागम रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को प्रग्रहित करने में विफल रहता है, यस। ठीक है, तो जो है इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। 2 ऑप्शन सही है। इस तरह के अगर आपको नहीं आता तो कम से कम बी मारो, ठीक है, 2 उसमें सही जाएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सही होने की, मेरा अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 20 पे चलते हैं। कह रहा है श्रम बल को 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु वर्ग के, कार्यशील आयु वर्ग के सभी लोग शामिल होते हैं, नहीं, जो काम करना चाहता है वो शामिल होता है। ठीक है, श्रम बल में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग वही लोग शामिल होते हैं जो काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं। सक्षम और इच्छुक इसमें लिखा नहीं है, तो गलत है।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। श्रम बल भागीदारी दर बेसिकली LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, को उस जनसंख्या में से श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। बेरोजगारी दर क्या होता है? बेरोजगारी दर बेसिकली को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कितने लोग बेरोजगार हैं पूरी जनसंख्या। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग 21 नंबर पे। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के बारे में है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति उस समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। यस, गिरावट आती है ना, मुद्रा का वैल्यू गिरता है। दूसरा, सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति में कमी मुद्रास्फीति को बढ़ावा मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को घटाती। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये इज द करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन। इसमें दो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा डिमांड होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति। चलते हैं फिर 12 नंबर पे, वो 22 नंबर पे। कोर इन्फ्लेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह खाद्य ऊर्जा की कीमत में परिवर्तन को शामिल करता है? नहीं। ठीक है, बेसिकली कोर मुद्रास्फीति को अंतर्निहित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। यह मुद्रास्फीति की एक ऐसी माप है जिसमें कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और ऊर्जा ईंधन वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कोर मुद्रास्फीति वास्तव में हेडलाइन मुद्रास्फीति से उन वस्तुओं की मुद्रास्फीति को घटाकर प्राप्त की जाती है जो खाद्य और ऊर्जा से संबंधित होती है। ठीक है, खाद्य और ऊर्जा के संबंधित वस्तुओं को घटा लो, फिर ये मिलेगा। कोर मुद्रास्फीति के विपरीत हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा है, जब कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तो RBI बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए अपनी प्रमुख नीति दरों में कमी करता है, बढ़ाता है भाई। ठीक है, जब भी कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसके विपरीत जब मुद्रास्फीति घटती है तो वह दरों को कम कर देते हैं। अतः यह दीर्घकालिक नीति निर्धारण के लिए एक वरीयता प्राप्त विकल्प है। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई और मनी को कंट्रोल करना। देन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 पे चलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता कौन कौन करता है? तो RBI द्वारा रेपो दरों में वृद्धि करना, यस, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी करना, भाई बढ़ाओगे तब तो लोगों के पास पैसे कम रहेगा, तो ये भी गलत हो गया, प्रत्यक्ष कर बढ़ा दो। कृषि फसलों जैसी वस्तुओं की निर्यात में कमी करना। ठीक है, निर्यात ना हो तो भी इन्फ्लेशन कम रहेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 25। लगातार इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है। अभी पूछ रहा है अपस्फीति क्या है, अस्फीति क्या है, समस्फीति क्या है। ठीक है, तो अस्फीति क्या होता है? बेसिकली अस्फीति को इंग्लिश में कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन मतलब कि घट रहा है, मुद्रास्फीति की दर में कमी। अपस्फीति क्या होता है? तो अपस्फीति को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन, इसमें जो है निगेटिव वृद्धि होती है, डिफ्लेशन। ठीक है, 100 रुपये का कोई चीज था तो वो 80 का हो गया, कीमतों में लगातार गिरावट। समस्फीति क्या होता है? समस्फीति मतलब रिफ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि। ठीक है, इन्फ्लेशन को तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 25 है, तो इसमें कौन सा सही है? सी इज द करेक्ट, तीनों सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला 25। तो कहता है जीएसटी में कौन कौन से अंतर निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, तो देख लो एक नज़र। पहला, स्टाम्प ड्यूटी कार्ड, तो ये स्टेट का है, ये लेता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क यस, चुंगी यस, विलासिता लग्जरी पर लेती है, कार वार पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर, 3 सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटे को निम्नलिखित में से किनके बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो किसके रूप में जो है ये प्राथमिक घाटा को निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली राजकोषीय घाटे में निवल ब्याज दायित्व घटा दो तो प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, सकल प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय में निवल घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 27 पे, कर के बारे में। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में, तो प्रत्यक्ष करों का बोझ किसी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित किया जा सकता नहीं भाई, डायरेक्ट टैक्स उसी व्यक्ति को देना होता है। सरकारी बजट का पुनर्वितरण कार्य प्रगतिशील आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। निगम कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं, तो ये एक ऑप्शन केवल सही, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। 28 पे है राजकोषीय नीति के उद्देश्य, ठीक है। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के, तो मुद्रा स्थिरता करना है, ठीक है। राजकोषीय आर्थिक समृद्धि करना, रोजगार सृजन करना, सारे चीजें, ठीक है। सिंपल से शब्द लिखें। नेक्स्ट चलते हैं 29 पे। संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में, ठीक है। तो क्या है, व्यापक प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यस, मौजूदा कौशल अप्रचलित हो गए हैं, तो चौथी औद्योगिक क्रांति संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है। यस, ठीक है, क्योंकि उसमें स्किल्ड चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू सिस्टम, ठीक है, उतना स्किल्ड नहीं रहेंगे। फिर संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्य तौर पर अल्पकालिक होती है और नीतिगत हस्तक्षेप के बिना ही उसमें स्वतः सुधार होता है। नहीं भाई, उसमें नीतिगत सब चेंज करना पड़ता है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी प्राय दीर्घकालिक होती है तथा इसमें समाधान हेतु पुनः कौशल विकास और शैक्षणिक सुधार जैसी नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत, तो इसमें दो ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम जो 2 आते हैं इसमें इस तरह के कथन में, तो ये अगर नहीं आता पेपर सही नहीं जा रहा तो 2 मारो उसमें, ज्यादातर देख के पहले क्वेश्चन ना आता हो तो, ठीक है। केवल दो, बी इज द करेक्ट। कितनी केंद्र सरकार की देयताएं भारत में सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो कितनी आती हैं, तो जो है भारत में सार्वजनिक ऋण के रूप में आती है, तो 2 आती है, आंतरिक और वाह्य, बी इज द करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 292। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। नहीं को पहले ध्यान नोटिस करना है। पूछ रहा है कि एक एड वैलोरम कर जो है टैक्स ऐसा कर है जो किसी वस्तु के मूल्यांकित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति। यस, दूसरा वस्तु और सेवा कर एक प्रकार का एड वैलोरम कर है। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों सही है, इसलिए पूछा है कौन गलत है, तो दोनों गलत नहीं है, ठीक है। एड वैलोरम कर बेसिकली वह कर होता है जो किसी वस्तु को जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के मूल्यांकित मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। सबसे सामान्य एड वैलोरम कर वह संपत्ति कर होते हैं जो अचल संपत्ति पर लगाए जाते हैं। हालांकि एड वैलोरम कर अन्य करों पर लागू भी हो सकते हैं, जैसे विदेशों से आयातित वस्तुओं पर लगने वाले आयातित शुल्क आदि, ठीक है। तो इस तरह इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक सिद्धांत के रूप में फिलिप्स चक्र जो होता है किससे किससे संबंधित होता है, तो फिलिप्स चक्र बेसिकली जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 पर, देखते हैं क्या है। 33 है जो स्रोत एवं संग्रहित कर टीसीएस के संबंध में है, ठीक है। तो क्या कहता है ये, क्रेता से वस्तु खरीदते समय क्रेता द्वारा टीसीएस काट या घटा दिया जाता है,
घटा लिया जाता है? नहीं। ठीक है। टीसीएस के प्रावधान आयकर एक्ट 1961 के तहत शासित है। यस। ठीक है। तो स्रोत पर संग्रहित कर के मामले में क्रेता नहीं बल्कि क्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी के समय क्रेता से कर एकत्र करता है। एकत्रित कर को सरकार को सौंप दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्रोत पर कर कटौती के विपरीत है, जहां भुगतानकर्ता पर काट कर भुगतान करता है। इसे सामान्य लेन देन जिसमें टीसीएस लागू होता है में शराब, लकड़ी, स्क्रैप की बिक्री और कुछ उच्च मूल्य के लेन देन जैसे कि विदेशों से धन प्रेषण और विदेश यात्रा पैकेज शामिल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के संबंध में। ठीक है। तो जो है पूछ रहा है ये यूएनईपी के अंतर्गत एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो जो है ये बेसिकली यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को से संबंधित। तो पहला गलत। दूसरा, ये नैतिक मानकों को स्थापित करता है जिसे ग्लोबल जियो पार्क द्वारा अपनाया जाना है। यस। वर्तमान में भारत में कोई भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्थित नहीं है। यस। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। अब ज्यादातर में देख लो केवल दो आ रहा है। ठीक है। ऐसे यूपीएससी में भी होता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जैसे कि तीनों ऑप्शन है इस तरह का आंसर 1 1 2 2 3। ठीक है, 1 3 या 1 2 3। तो अगर देखे और इसमें कोई भी है तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लग रहा है कि स्टेटमेंट सिंपल 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 है, ठीक है, तो तीनों मारो, सही जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक। बाकी काट पाए आप, जैसे 1 जान गए कि 1 रॉन्ग है तो ये आंसर आ ही जाएगा। मान गए 3 है तो ये आंसर आ ही जाएगा। मान ली 2 गलत है तो ये आ ही जाएगा। अब जब कोई नहीं जानते हो, लग रहा है सिंपल स्टेटमेंट है किसी चीज के बारे में, तो थर्ड मारो, मैक्सिमम चांसेस सही जाएगा। दैट द ट्रिक ऑफ माई एक्सपीरियंस। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो जो है इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई है। यस। ठीक है। गठबंधन द्वारा संरक्षित सभी 7 पीढ़ी बिल्ली प्रजातियां भारत में पाई जाती नहीं। 7 प्रजाति की बिल्लियां भारत में नहीं पाई जाती हैं। जागुआर, प्यूमा, कौन कौन? जागुआर, प्यूमा, ये सब नहीं पाई जाती। अलायंस के सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? नहीं भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। इसका वो ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये इसका सही है। नेक्स्ट 36 पे चलते हैं। 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होता है? ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में। तो जो है कर, प्रत्यक्ष कर वगैरह ये रेवेन्यू में आते हैं। ठीक है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, यस। ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार को ये भी प्राप्त होगा। तो इसमें ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 36 का। पूंजीगत प्राप्तियां और हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के और अन्य पक्षकारों से ट्रेजरी बिलों की बिक्री माध्यम से, वही है। सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, ओके, विनिवेश से प्राप्त है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों एवं अन्य पक्षकारों को दी गई ऋणों की वसूली। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 37। हार्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप समूह, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। यस। ये गैर आबादी वाली ज्वालामुखीय द्वीप नहीं है। ठीक है, ये ज्वालामुखीय द्वीप नहीं है भाई, ये अंटार्कटिका द्वीप है, उप अंटार्कटिका। ओके। तो जो है एक गलत हो गया। अब एक गलत हो गया तो ये काट दो, ये काट दो। ठीक है, यानी कि 3 ऑलरेडी सही है। इन्हें जैव विविधता मूल्यांकन के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित। यस। तो कौन कौन सही है? सी इज द करेक्ट।
अब इस तरह का अगर तुमको नहीं मालूम ऑस्ट्रेलिया तो भी आप रिस्क लो, ठीक है, जब भी मारो एससी मारो। नेक्स्ट मूव करते हैं। देशों, निम्नलिखित देशों को दुर्लभ मृदा तत्वों के वैश्विक वितरण में उनकी भागीदारी के अनुसार आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं चीन के पास है, चाइना को नंबर 1 दे दो। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो ये इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो चीन सबसे ज़्यादा है, चीन के बाद वियतनाम के पास है एक, उसके बाद ब्राज़ील के, उसके बाद रूस के। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, जब चल रहे 39 की तरफ। कनडियप्पा जनजातीय शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह बेसिकली क्या, एक चटाई है, तमिल केरला की, केरला में जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली एक परंपरागत हस्तशिल्प चटाई है, ठीक है। 2025 में इसे जीआई टैग मिला है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है, मिलाने के लिए पूछ सकता है। चलते हैं 40 नंबर पे, ठीक है। सुर्खियों में रहा एम फॉर नेचर। एम फॉर नेचर पहल क्या है? तो जो है ये बेसिकली जो 2030 तक कम से कम 30% निम्नलिखित परिस्थितियों को पुनर्स्थापित करने के लिए देशों की क्षमता विकास की एक वैश्विक पहल है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 41 पे चलते हैं। 41, हाल ही में जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य सांख्यिकी 2025 किसने जारी किया है? तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया है। फिर चलते हैं 42वें नंबर पर, बैंकिंग क्षेत्र में कोष अनुपात क्या है, ठीक है। कोष अनुपात क्या है? तो बेसिकली ये जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है। जमा राशि जो है नहीं, ये रखना अनुपात नहीं होता है। ये जमा राशि वह प्रतिशत है जो बैंक में आरक्षित नगद के रूप में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हुआ, ठीक है। दूसरा है उच्च कोष अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है? नहीं। सैद्धांतिक रूप से यदि कोई बैंक उच्च कोष अनुपात की मांग करता है तो इसका प्रभाव अस्फीतिकारी मौद्रिक नीति के तरह होगा। उच्च कोष अनुपात में बैंक ऋण कम हो जाने चाहिए, इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कितने विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो जो है IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त है, ICSID है, ठीक है, मीगा है, इसके साथ ही कौन कौन है, IBRD भी है और IDA भी है। ये पांचों मिला के इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और केवल इसको जो है वर्ल्ड बैंक, और इसको केवल है वर्ल्ड बैंक कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट। वर्ल्ड बैंक 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय, दोनों वर्ल्ड बैंक का और IMF का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरलाइजेशन करता है, ताकि स्टेरलाइजेशन क्या है, तो बेसिकली बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके, ठीक है। RBI प्राय धन सृजन के अपने साधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में मौद्रिक भंडार को बाह्य आघातों से सुरक्षित करने के लिए करता है। मान लीजिए कि भारत में भविष्य की विकास संभावनाओं के कारण विश्व भर में निवेशक भारतीय बॉन्ड्स में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उच्च रिटर्न मिलने की आशा रखते हैं, वह इन बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में खरीदेंगे। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 की तरफ। सीमांत अस्थायी सुविधा MSF के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है MSF
तो इसका उद्देश्य अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधारों में अस्थिरता को कम करना है। इस सुविधा के अंतर्गत उधार दर कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं हो सकती। नहीं भाई, ये अधिक रहती है, ठीक है, क्योंकि दिन रात का लेन देन होता है इसलिए। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य क्या हैं? बहुत सारे उद्देश्य, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्राप्त प्रवाह सुनिश्चित करना, यस। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना, तो डी इज द करेक्ट, ठीक है। 1934 के एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था 1935 में आरबीआई को। इसके काम है मौद्रिक प्राधिकरण। मौद्रिक प्राधिकरण वित्तीय प्रणाली का नियामक एवं पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मुद्रा निर्गमनकर्ता, विकासात्मक भूमिका, भुगतान एवं निपटान प्रणालियों का नियामक एवं पर्यवेक्षक। तो लगभग सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के में मतदान में हिस्सेदारी के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, पूछ रहा कि कौन कौन सही नहीं है, ठीक है। तो जो है US जो है कि मतदान में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद चीन है, नहीं जापान है उसके बाद, ठीक है। दूसरा है भारत मतदान में 5% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर, नहीं 2 पॉइंट कुछ है समथिंग, 2.63 के साथ जो है भारत 8वें स्थान पे। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए इसका आंसर दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है भारत में भुगतान बैंकों द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है सेवाओं में से, ठीक है। तो जो है फार्मों के चालू खाता, यस। प्रीपेड कार्ड जारी करना, यस। ये नहीं होता, खुदरा ऋण नहीं देता है, ठीक है। भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस का एक नया समुच्चय या भुगतान बैंकों को सक्षम बनाकर वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ जो है सी, 1 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 पे। भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं, ठीक है, सही है। और जो है जमा स्वीकार करते हैं और असेवित एवं अल्पसेवित वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है CRR एंड SLR बनाए रखने में अनिवार्यता नहीं होती, नहीं भाई उसे अनिवार्यता होती। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों को वैधानिक तरलता अनुपात SLR का मानदंड को बनाए रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, स्थानीय क्षेत्र सहकारी को, सबको जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। सहकारी को, राज्य सहकारी को, जिला केंद्रीय सहकारी को, स्थानीय क्षेत्र को, भुगतान बैंकों को, व्यवसायिक बैंकों को, लघु वित्त बैंकों को, इन सब को जो है इसको फॉलो करना SLR को अनिवार्य होता है। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 51 से लेकर 100 में। ओके।